So, hey everyone, here is Deepika, and today I'm going to explain chapter 3 of class 12th, that is the human reproduction. और आज हम ये इसका थर्ड लेक्चर है और गैमेटोजेनेसिस जो टॉपिक है वो कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स बिगिन और अभी हम शुरू करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस में क्या बता रखा है। गैमेटोजेनेसिस जो वर्ड है ना अपना, उसका मतलब क्या है। सो गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, ठीक है। जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन और गैमेटो मतलब गैमेट की, तो गैमेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। ओके, फिर बात करते हैं कि द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, जो कि हमको पता है मेल के अंदर टेस्टिस होता है और फीमेल के अंदर कौन होता है, ओवरी होता है। वो गैमेट प्रोड्यूस करेंगे। मेल में उस गैमेट का नाम होता है स्पर्म और फीमेल में उस गैमेट का नाम होता है ओवम। तो ये बात हमको पता थी। तो ये किस प्रोसेस से करते हैं, उस प्रोसेस को बोलेंगे गैमेटोजेनेसिस, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। तो गैमेटोजेनेसिस का मीनिंग हमने समझ लिया और मेल और फीमेल में कौन कौन से गैमेट है वो भी हमने पढ़ लिए। अब बात करते हैं कि टेस्टिस में क्या होता है। जब इमेच्योर मेल जर्म सेल है, दैट इज स्पर्मेटोगोनिया, हमने यही तो पढ़ा था जब हमने लास्ट लेक्चर में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की स्ट्रक्चर देखी थी। तो उसमें दो टाइप की सेल थी, एक तो स्पर्मेटोगोनिया थी और एक सर्टोली सेल थी। तो यही स्पर्मेटोगोनिया जो है वो स्पर्म की फॉर्मेशन करती है, जबकि सर्टोली सेल जिनका एक और नाम है दैट इज अ नर्व सेल, तो वो इनका क्या करती हैं, मैचुरेशन में क्या करेंगी, फूड प्रोवाइड, मीन्स इनको एक टाइप से मैचुरेशन में हेल्प करती हैं। चलो ये अपनी बात होगी। तो ये जो है यही सेल जो है वो क्या करेंगी, प्रोड्यूस करेंगी स्पर्म बाय द स्पर्मेटोजेनेसिस। तो जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, स्पर्मेटो मतलब स्पर्म की फॉर्मेशन, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब क्या हो गया, स्पर्म की फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम स्पर्मेटोजेनेसिस जो है स्पर्म आखिर बनते कैसे हैं तो वो पढ़ेंगे। हमें एक बात ध्यान देनी है कि प्यूबर्टी से ही स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और जो स्पर्मेटोगोनिया है दैट इज स्पर्मेटोगोनियम, तो वो हमारे कहाँ होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की इनर वॉल में होते थे, हमने पढ़ लिया ये वाला। इनमें माइटोटिक डिवीजन होगा। देखो सबसे पहले ये जैसे बहुत सारे, ये हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये मैंने स्पर्मेटोगोनिया बना दी, ठीक है। बीच बीच में ये नर्स सेल या सर्टोली सेल बना दी। अब होता क्या है ना, अब होता ये है कि ये जो सेल हैं ये वाली, इनमें होता है माइटोटिक डिवीजन, मतलब यहाँ पे बहुत सारी स्पर्मेटोगोनिया बन जाएंगी एक टाइप से, ठीक है। तो माइटोटिक डिवीजन हो जाएगा और इनका नंबर बढ़ जाएगा। ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉइड, और हमें पता है ये डिप्लॉइड होती है, 2n होती है ये वाली, और इनके अंदर 46 क्रोमोसोम होंगी, डिप्लॉइड होगी तो 46 क्रोमोसोम होते हैं। अब इनमें से कुछ स्पर्मेटोगोनिया जिनको हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलेंगे, वो जो है वो मियोसिस में चली जाएंगी। मतलब यही स्पर्मेटोगोनिया जब अपना साइज बढ़ा लेती हैं थोड़ा सा, तो उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलेंगे। और इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या होगा अपना, मान लो ये पिंक कलर की जो है वो हमारी क्या बन गई, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गई। इनमें क्या होएगा, इनके अंदर होएगा अपना मियोसिस, तो यहाँ मियोसिस देखने को मिलेगा। अब कह रहे हैं कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, मियोटिक डिवीजन को रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ टू इक्वल हैप्लॉइड सेल कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब इस सेल में मियोसिस हुई तो इससे क्या बनेगी, दो सेल बनेगी। उन दो सेल को मैंने क्या बोल दिया, उन दो सेल को मैंने बोल दिया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। बिल्कुल ये हैप्लॉइड सेल होंगी, क्यों, क्योंकि यहाँ मियोसिस हो चुका है। जो क्रोमोसोम नंबर थे, मियोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हाफ हो जाते हैं, तो इन दोनों के पास, इसके पास भी 23 क्रोमोसोम, इसके पास भी 23 क्रोमोसोम, ठीक है। तो यहाँ रिडक्शनल डिवीजन हो चुका है और अभी हमारी ये वाली जो है वो क्या बन गई, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन चुकी है। इनके पास 23 क्रोमोसोम होता है। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में सेकेंड म्यूटिक डिवीजन होता है, जिससे हमारी 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड जो है वो बनते हैं। तो यहाँ पे फिर म्यूटिक डिवीजन देखने को मिलेगा, जैसे इससे हमारी 2 सेल बनेंगी और इससे हमारी 4 सेल बनेंगी, ठीक है। तो ये हमारा जो म्यूटिक 2 होता है वो बिल्कुल माइटोसिस जैसा ही होता है एक टाइप से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारी 4 सेल बन चुकी है, जिनको मैंने क्या बोल दिया, स्पर्मेटिड बोल दिया। तो इनको मैं स्पर्मेटिड बोलूँगी, ठीक है। इतना हो गया, एक बार यहाँ तक रिवाइज करते हैं। अभी तक क्या देख लिया, देखो यहाँ हमारी स्पर्मेटोगोनिया है ये वाली, तो इनमें क्या हुआ, ये थोड़ी मैच्योर हो गई। देखो ये सारी स्पर्मेटो
गोनिया है। ये थोड़ी मैच्योर होगी, जैसे ये वाली हो गई, ये वाली होगी, तो इन्होंने क्या बना लिया, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना लिया, जो कि ये भी क्या है, डिप्लॉइड है, क्योंकि अभी तक माइटोटिक डिवीजन ही हुआ है। अब इनमें क्या हुआ, इनमें म्यूटिक डिवीजन हो चुका है, और फर्दर ये जो है वो देखो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो बना लेंगे, 2 सेल बना लेंगे, उनको हम बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये यहाँ पे जब प्राइमरी से सेकेंडरी बना तो यहाँ पे मियोसिस हुई है, और इनके पास क्या है, ये हैप्लोइड है, 23 क्रोमोसोम है। फिर इनसे क्या हुआ, इनसे हमारा ये देखो स्पर्मेटिड जो है वो बना है, अभी तक पूरा स्पर्म नहीं बना है, तो इनसे हमारा स्पर्मेटिड बना है, ठीक है। तो स्पर्मेटिड जो है उससे फर्दर हमारा मैच्योर होके वो स्पर्म बना लेगा। तो यहाँ हमने देखा स्पर्मेटिड बन चुका है। अब क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं स्पर्मेटिड में, भाई 23 ही होंगे, ठीक है। अब देखो स्पर्मेटिड जो है वो स्पर्म में ट्रांसफर हो जाएगा बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटिड थोड़ा मैच्योर होके क्या बना लेगा, स्पर्म बना लेगा, जिसको स्पर्मेटोजोआ भी बोलते हैं। और इस प्रोसेस को, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने की प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस मतलब स्पर्म बन चुका है अपना, तो स्पर्म का हेड जो है वो सर्टोली सेल्स में एम्बेडेड होता है, जैसे इसमें हो रखा है, ठीक है, ताकि ये न्यूट्रिशन ले सके। अब यहाँ से जब ये सेमिनिफेरस से स्पर्म बाहर निकल जाता है, रिलीज हो जाता है, उस प्रोसेस को स्पर्मिएशन बोलते हैं। तो तुम लोगों को इन दोनों के बीच में डिफरेंस करना भी पूछ सकते हैं कि स्पर्मियोजेनेसिस क्या होगा और स्पर्मिएशन क्या होगा। तो भाई स्पर्मियोजेनेसिस जो है वो क्या होगा, अपना स्पर्मेटिड का, देखो स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, इस स्पर्मेटिड का स्पर्म में कन्वर्ट होना, ठीक है, ये होता है अपना स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। अब हमारा स्पर्मिएशन क्या होता है, मिएशन मतलब भाग जाना, तो ये होता है अपना सर्टोली सेल से या उस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से फाइनली हमारा स्पर्म जो है रिलीज हो चुका है, दैट इज अ स्पर्मिएशन, ठीक है। दोनों में डिफरेंस करना पूछ सकते हैं, तो ये ध्यान रखना है। तो यही पूरी प्रोसेस थी, जो कि एक हम डायग्राम से भी समझेंगे, जो इसमें दे रखा है ये वाला। तो यहाँ से हम ये स्पर्मेटोजेनेसिस का इन्होंने डायग्राम दे रखा है, ये वाला समझना है। इन्होंने क्या बोला कि प्यूबर्टी से ही हमारे जो है वो स्पर्म बनना शुरू होंगे। तो एट प्यूबर्टी पे क्या होता है, ये मान लो स्पर्मेटोगोनिया है, इसमें क्या हुआ, माइटोटिक डिवीजन हुआ, बहुत सारी सेल बन जाएंगी, माइटोटिक डिवीजन होगा, और ये वाली सेल को हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये भी क्या है भाई, ये भी डिप्लॉइड है। अब इनमें पहला म्यूटिक डिवीजन होगा, जो पहला म्यूटिक डिवीजन है उसमें हमारे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, जबकि दूसरे म्यूटिक डिवीजन में हमारे क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल माइटोसिस जैसा होता है, ठीक है। तो जो फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन है इसमें हमारे क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएंगे, से हाफ हो जाएंगे। तो इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से हमारा जो ये वाली चीज बनी है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, एक्चुअली यहाँ पे इन्होंने जो है वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ही दे रखा है, क्योंकि मैच्योर हो जाएंगे, इनमें माइटोटिक डिवीजन होगा, तो ये हमारी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स वाली बोल जाएंगी, ठीक है। तो ये वाली जो सेल हैं उनको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हमारा पहला म्यूटिक डिवीजन होगा, और ये फर्दर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना लेंगी, जो कि हमारी ये दिखा रखी हैं, ठीक है। तो मतलब मैं क्या कहना चाहती हूँ, मैं कहना चाहती हूँ कि ये हमारी स्पर्मेटोगोनिया है, यही स्पर्मेटोगोनिया जो है वो थोड़ा मैच्योर हो जाएंगी, और वो हमारी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना लेंगी, ठीक है। तो ये हमारी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, इनके अंदर होगा म्यूसिस, और ये फर्दर क्या बना लेंगी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना लेंगी, जो कि यहाँ है। और यहाँ पे इनके पास कितना क्रोमोसोम नंबर है, 23 ईच। फर्दर इनके अंदर सेकंड म्यूटिक डिवीजन होगा, और फिर ये 4 बना लेंगी, 4 स्पर्मेटिड बनाएंगी, ठीक है। ये थोड़ा मैच्योर होएंगी और ये डिफ्रेंशिएट होएंगी, और ये हमारा स्पर्म बना लेंगी फाइनली। तो स्पर्मेटिड से स्पर्म बनना, दैट इज अ स्पर्मियोजेनेसिस। तो यहाँ पे मैं मियो वाली जो है वो चीज़ लगाऊंगी, स्पर्मियोजेनेसिस। और स्पर्म का बिल्कुल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकल जाना, या सर्टोली सेल से जो उनका हेड एम्बेडेड था वो फाइनली रिलीज हो जाना, दैट इज कॉल्ड द स्पर्मिएशन। ये दो भी हो गया और ये वाला भी हो गया, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है। एक बार फिर रिकैप कर देती हूँ भाई, कि प्यूबर्टी के दौरान हमारी स्पर्मेटोगोनिया बनती है, ठीक है। यही स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस होता रहेगा, थोड़ी सी मैच्योर हो जाएंगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना लेंगी। इनके अंदर पहला म्यूटिक डिवीजन होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना लेंगी, जिनके अंदर क्रोमोसोम नंबर 23 होगा। उनके अंदर फर्दर सेकंड म्यूटिक डिवीजन होगा, जिसमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा, ये स्पर्मेटेड बना लेंगी। यही जो है स्पर्मियोजेनेसिस होगा इनके अंदर, दैट इज अ स्पर्म बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पूरी प्रोसेस थी, स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है।
आखिर स्पर्म कैसे बनते हैं। तो यहाँ तक हमारी पूरी प्रोसेस हो चुकी है। अभी हमें थोड़ा हार्मोनल वाला चीज़ पढ़ना है कि स्पर्मेटोजेनेसिस हमें पता है प्यूबर्टी की एज में शुरू हो जाता है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे हमारा जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH, ठीक है, ये एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। तो ये जो हार्मोन है ये हमारा प्यूबर्टी के दौरान रिलीज होना शुरू होता है। जब इसका इंक्रीज हो जाएगा सिक्रेशन, तो हमारे स्पर्म बनना प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाती है। ठीक है, तो कहते हैं ना हार्मोनल चेंज होता है। तो अब बात करते हैं कि जो इंक्रीज हो जाता है, जब इसका लेवल गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन दैट इज GnRH, इसका लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करता है। और ये वहाँ से जब ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करेगा तो वहाँ से दो हार्मोन रिलीज होते हैं। देखो, एक हार्मोन कौन सा रिलीज होगा, एक हार्मोन रिलीज होता है दैट इज द LH, और एक हार्मोन रिलीज होगा दैट इज द FSH। तो ये हमारी जो है वो रिलीज हो जाएंगे। एल से याद रखना है कि LS मतलब ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ये काम करेगा किस पे, लेडिंग सेल पे। तो ये भी L और ये भी L। तो L से याद रखना है कि ये जो है वो लेडिंग सेल पे काम करेगा। और हमें पता है लेडिंग सेल जो है वो क्या करती हैं, वो हमारी सिंथेसिस करती हैं एंड्रोजन दैट इज द टेस्टोस्टेरोन, वो बनाएंगी। ठीक है, और FSH से याद रखना है, इसमें S आ गया ना, तो इसमें याद रखना है ये काम करेगा किस पे, सर्टोली सेल्स पर। और ये वहाँ से क्या करेगा, सर्टोली सेल्स पे काम करेगा, जो कि हमारी नर्स सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे काम करेगा और वहाँ पे कुछ फैक्टर्स रिलीज करेगा जो स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करता है। तो ये स्पर्मियोजेनेसिस, देखो म्यूजेनेसिस बोला है, मतलब ये स्पर्म की फॉर्मेशन में, दैट इज अ स्पर्मेटिड से जो हमारा स्पर्म बनता है फाइनली, तो उसमें ये हेल्प करता है स्पर्मियोजेनेसिस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखनी है। ठीक है, तो ये वाली पूरी प्रोसेस थी हार्मोनल वाली की भी। एक बार पढ़ लेते हैं फिर से। हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे GnRH ने काम किया। उसने दो हार्मोन को रिलीज करवाया, एक LH और एक FSH। LH ने किस पे काम किया, लीडिंग सेल पे काम किया। क्या सिक्रेट करवाया, एंड्रोजन सिक्रेट करवाया। जबकि एंड्रोजन जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करेगा। देखो, ये स्पर्मेटोजेनेसिस पूरी प्रोसेस में, ये जो हमने स्पर्मेटोगोनिया से पूरा स्पर्म बनाया उसमें हेल्प करता है, जबकि वो सिर्फ एक स्टेप पे काम करेगा, FSH, सर्टोली सेल्स जो है इन पे काम करेगा। और ये क्या करेंगी, फाइनली वहाँ से अपने रिमूव करवाती है ना, जो स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना है, मतलब ये सर्टोली सेल पे काम करेंगे, उनका नरिशमेंट अच्छे से हो जाएगा। तो स्पर्मियोजेनेसिस में काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो चीज़ ध्यान देनी है, LH और FSH। LH जो है वो किस पे काम करता है, लीडिंग सेल पे, और क्या करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस पूरी प्रोसेस में काम करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस। जबकि FSH जो है वो सर्टोली सेल्स पे काम करेगा और सिर्फ स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करेगा। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मेटिड का स्पर्म में कन्वर्ट हो जाना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया है। अभी हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे। यहाँ पे हमारे क्या दे रखा है, स्पर्म का स्ट्रक्चर दे रखा है। ओके, तो यहाँ पे हमारा स्पर्म का स्ट्रक्चर दे रखा है जो कि हमको पढ़ना है। देखो, ये हमारा एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जो हेड, नेक और मिडल पीस और टेल, इसमें चार चीज़ें होती हैं। एक तो हेड होता है जो कि ये रहा, एक ये छोटी सी नेक होती है, और एक ये वाला जो पोर्शन है उसको मिडल पीस बोलेंगे, और ये जो नीचे बच गया ये वाला जो है वो हमारा क्या है, टेल है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हमारी इसके अंदर हो चुकी है। अभी हम बात करते हैं कि जो हेड होता है, सॉरी, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो उसकी पूरी बॉडी को कवर कर रखी है, जो कि हमारी ऊपर थी, मतलब ये यहाँ दिखा रखी है, ये वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसकी पूरी बॉडी के आउटसाइड ऐसे प्रेजेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, फिर हम बात करते हैं कि स्पर्म का हेड जो है उसके अंदर हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। भाई, स्पर्म के हेड में क्या क्या होता है, तो देखो, इसके हेड में ये न्यूक्लियस हो गया जिसके अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल है, क्रोमोसोमल मटेरियल होता है। और इसका जो एंटीरियर पोर्शन है, बिल्कुल ऊपर वाला ये वाला पोर्शन, उसके अंदर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर से कवर होता है जिसको एक्रोजोम बोलते हैं। इस एक्रोजोम का फंक्शन क्या है, इसके अंदर एंजाइम होते हैं जो हमारे, जब ओवम से फर्टिलाइज करेगा ना, तो इसके अंदर जो एंजाइम होते हैं वो ओवम के अंदर एंट्री लेने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, तो वो एंजाइम यहाँ काम आएंगे। तो ध्यान रखना है, हेड में दो चीज़ें होती हैं, एक एक्रोसोम हो गया, एक हमारा न्यूक्लियस होता है जो कि हैप्लॉइड मटेरियल है। क्यों, क्योंकि स्पर्म जो है इसके अंदर 23 क्रोमोसोम है भाई, ये हैप्लॉइड है। तो हैप्लॉइड ही नंबर ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा ना, 23 क्रोमोसोम है। ओके,
तो वो क्रोमोसोम यहाँ पे है, ध्यान रखना। चलो अब बात करते हैं मिडल पीस। तो मिडल पीस में क्या होते हैं, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। देखो ये हमारी नेक होगी छोटी सी, फिर हमारे मिडल पीस, ये जो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर दिखा रखे हैं ये क्या है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया है। अभी इस तरीके से अरेंज है ना, इस तरीके से, तो ये हमारे बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जो कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जब ये टेल मूवमेंट करती है और जो स्पर्म मोटाइल कैसे होगा, तो उसको एनर्जी देने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं यहाँ पे बहुत सारे। फर्टिलाइजेशन के दौरान इसको एनर्जी की ज़रूरत होती है, मोटिलिटी होनी चाहिए, तो वो उसके लिए भी हमारे क्या होते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। ओके, फिर हम बात करते हैं कि जो ह्यूमन का मेल है वो इजैकुलेशन के दौरान 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स जो है वो पर कोविटस रिलीज करता है। नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए 60% स्पर्म जो है उनकी नॉर्मल शेप और साइज होना चाहिए, और उन 60% में से 40% की कम से कम मोटिलिटी अच्छी से होनी चाहिए। मतलब ऐसा तो है नहीं सारे स्पर्म जो है वो मतलब हमारी फर्टिलाइजेशन करवाने के कैपेबल होते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो उनमें से 40% जो है उनकी विग्रस मोटिलिटी होती है, उनमें से कुछ जो है वो हमारे फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो एक पूरी प्रोसेस थी जिसमें हमने ये टेल के बारे में भी पढ़ लिया, मोटिलिटी प्रोवाइड करती है, मिडल पीस में पढ़ लिया, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। फिर हम बात करते हैं कि स्पर्म जो है वो हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज हो जाता है और वो एसेसरी डक्ट से जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे एपिडिडिमस, वास एफरेंशिया, सेमिनल वेसिकल, ये सारी जो है वो सिक्रेशन करेंगी और मैचुरेशन करेंगी और मोटिलिटी प्रोवाइड करेंगी स्पर्म को। सेमिनल प्लाज्मा जो है उसको हम स्पर्म के साथ मिक्स करते हैं तो उसको हम सीमन बोलते हैं। एंड द फंक्शन ऑफ मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड्स, इन सब का क्या है हमारा, ये मेंटेन होता है एंड्रोजन्स के द्वारा। ठीक है, तो सीमन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या होता है, सेमिनल प्लाज्मा और स्पर्म्स। तो यहाँ तक हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। oogenesis हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड इफ यू लाइक माय वीडियो देन ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।